नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस साथी में। हम इस सेशन में कर रहे थे इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स। अब हम इंडियन पॉलिटी के 2 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया था, जिसमें हम एक्ट ऑफ 1919 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्ट ऑफ 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। उसके बाद ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। इससे पहले पढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का आनंद उठा पाए और हमें ग्रो करने का मौका मिले और हमें और इस तरह के नए-नए लेक्चर्स लाने की और नए-नए वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने लेक्चर पर। तो सबसे फर्स्ट, myself Deepak Kumar Singh and I am BTech in Mechanical Engineering and I have also qualified BCEC and GATE and come to lecture। तो हम सबसे फर्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट था और बहुत ही लेंदी एक्ट था। क्योंकि इम्पोर्टेंट एक्ट इसीलिए था क्योंकि इसने हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी जो है उसका एक तरह से बेस बनाया था, बेस तैयार किया था। और हम लोगों ने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने डायरेक्टली बहुत सारे जो शेड्यूल है या सेक्शन है, जो भी इसका डॉक्यूमेंटेशन है, डायरेक्ट किया गया था, उठा करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। तो हम देखेंगे कि इस एक्ट में क्या बातें थी और किस तरह से हमारा जो अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है इससे मिलता जुलता है। तो सबसे फर्स्ट तो ये एक लंबा था और इसमें 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे। इसने पहली बार जो हमारा लिस्ट है उसको तैयार किया था। हमारे जो ऑल दी सब्जेक्ट है उसको 3 लिस्ट में तैयार किया गया था, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अभी भी देखते हैं हमारे पास 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो देखिए कितना मिलता जुलता है अभी से। और इस तीनों के अलावा अगर इस लिस्ट के अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट जो बच गया है वो जाता था वायसराय के पास, वो वायसराय के अंदर आता था। इसी तरह अभी भी जब जो कोई लिस्ट अगर बच गया तो वो प्रेसिडेंट के पास रहता है। लगभग देखिएगा मैच कर रहा है अभी से, और वो 1935 का एक्ट और अभी का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लगभग मैच कर रहा है। रीजन क्या है कि वो लगभग उसी से उठा के लाया गया है। बहुत सारा पोर्शन है जो 1935 के एक्ट से लाया गया था। इसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड की, मतलब प्रोविंस अपने दायरे में रह करके जैसे चाहे वैसे एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं, वैसे शासन कर सकते हैं, वैसे कोई भी चीज़ को लागू कर सकते हैं। और जो फेडरल सब्जेक्ट था उसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, जो कि रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था। अब जो नेक्स्ट है वो है कि इसने जो उस समय 11 प्रोविंसेस थे जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में आते थे, उसमें से 6 स्टेट में बाई कैमरलिज्म की व्यवस्था की गई। अभी भी देखिएगा जो स्टेट में कुछ स्टेट में जो है सो 2 हाउसेस की व्यवस्था है, एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस। इसी समय ये स्टार्ट हुआ था। तो जो 6 प्रोविंसेस थे उसमें उन्होंने क्या किया था, बाई कैमरलिज्म अपनाया था। तो ये प्रोविंस थे, यूपी हो गया आपका बंगाल हो गया, बिहार हो गया, और इसी तरह से 6 स्टेट थे। और इस एक्ट के तहत जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी उसको अब कहाँ तक पहुँचा दिया गया, पहले मुस्लिम तक हुई, मुस्लिम के बाद 1909 में फर्स्ट टाइम आई थी मुस्लिम में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद 1990 में वो पहुँच गई मुस्लिम के बाद सिख, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, क्रिश्चियंस, यहाँ तक पहुँच गई। अब इसको और डाइवर्सिफाई किया गया और इसको बढ़ाया गया और ये कहाँ तक पहुँचा दिया गया, डिप्रेस क्लास, वुमेन और लेबर तक पहुँचा दिया गया। इसने काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 में स्थापना की गई थी काउंसिल ऑफ इंडिया को, इसको खत्म कर दिया। और इसने जो है सो वोटिंग राइट जो था, पहले वोटिंग जब आया था 1990 में वोटिंग राइट मिली थी, लेकिन वो वोटिंग राइट कहाँ तक सीमित थी, कुछ लोगों तक सीमित थी, जो कि एजुकेशन के आधार पर या उनके प्रॉपर्टी के आधार पर दिया गया था। लेकिन अब जो है ये दिया गया 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को वोटिंग का अधिकार दिया गया। और इस एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई, और जो कि क्या कंट्रोल करता था, देश में जो करेंसी है या इंडिया का जो भी क्रेडिट है, लोन कहाँ से ले रहा है, कहाँ से लोन देना है,
तो ये सारा कंट्रोल कौन करता था? पैसा का कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी भी कर रहा है। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना उसी समय हुई थी। इसने एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की भी स्थापना की, जो अभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के फॉर्म में काम कर रही है, और एक प्रोविंशियल स्टेट सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी स्थापना की गई। प्रोविंस के लिए प्रोविंशियल सर्विस कमीशन, जो कि अभी आप देखते होइएगा डिफरेंट प्रोविंस स्टेट में डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी में चले जाए तो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी तरह एमपी में चले जाए एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन, महाराष्ट्र में चले जाए महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब कि हर स्टेट के पास एक अपना अपना सर्विस कमीशन है, और एक अलग सर्विस कमीशन अपॉइंट किया गया ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि 2 या 2 से अधिक प्रोविंसेस के लिए वो वर्क करती थी। इसने एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई 1937 में, जो बाद में आके सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्ट हुआ। मतलब इस सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट 1937 में, बाद में उसका नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट रखा गया था। अब जो बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 की, तो ये एक्ट क्या था? तो ये एक्ट लाया गया था 1947 को किसके द्वारा? जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमिनेंट, और इन्होंने अनाउंस किया कि हमारा जो शासन है इंडिया पर, वो 30 जून 1948 के बाद वो हम लोग वापस चले जाएंगे, मतलब कि अंग्रेज वापस चले जाएंगे, और सारा का सारा जो भी पावर है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसके पास? इंडियंस के पास। अब जो 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा, वह उस देश के उस पार्ट पर लागू नहीं होगा जो इसे अपनाना नहीं चाहते हैं। मतलब कि जो राज्य इसे अपनाना नहीं चाहता, या जो राजा उस समय थे राजा रजवाड़े, वो अपनाना नहीं चाहते, उन पर जबरदस्ती थोपा नहीं जाएगा, बल्कि जिसको मानना है मानो, जिसको नहीं मानना है नहीं मानो। लॉर्ड माउंटबेटन ने उसी समय लाया था माउंटबेटन प्लान, जिसके थ्रू ये फोर्थ पार्टीशन प्लान था, जिसे दोनों देश ने दो पार्टी दैट इज द कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया था, और 2 देश बनाने का निर्णय हुआ था। और इस एक्ट के फीचर से इसने क्या बोला कि हमारा जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में वो खत्म हो जाएगा, और ये इंडिया एक सॉवरेन स्टेट बन जाएगा। कब से? 15 अगस्त 1947 से। इसने प्रोवाइड की पार्टीशन ऑफ इंडिया, और 2 नए देश क्रिएट किए गए, इंडिया और पाकिस्तान, इस एक्ट के तहत। और इनको ये राइट था कि आप ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को आगे तक बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। वायसराय का ऑफिस को निलंबित किया गया, और गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया गया। किसके एडवाइस पे? जो भी वहाँ का कैबिनेट था, जैसे इंडिया का कैबिनेट उस समय था, पाकिस्तान का कैबिनेट था, तो उसके एडवाइस पे गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया गया। इसने एम्पावर्ड किया दोनों नेशन को, दोनों डोमिनियन को, इंडिया एंड पाकिस्तान को, कि आप अपने हिसाब से अपने तरीके से कानून को बना सकते हैं, आप उस पर फ्रेम कर सकते हैं, उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो। इसने और एम्पावर्ड किया गया दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक तो था इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और एक पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसने एम्पावर किया कि आपको जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जो भी अपने टेरिटरी नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो आप कहाँ पे ड्रॉप करेंगे, कहाँ पे इन्फोर्स करेंगे, वो आप पर डिपेंड करता है। आप कहाँ उसको लागू करेंगे, कहाँ पे आप जबरदस्ती उस पर लागू करवाएंगे या कुछ भी करेंगे, तो वो किस तरह से करता है, वो आप पर डिपेंड करता है। इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस था, कहाँ? लंदन में, जो लंदन में ऑफिस था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का, वो एबोलिश कर दिया। अब उसका काम क्या? जब इंडिया को हम छोड़ रहे हैं तो वहाँ से हमको कंट्रोल करने का जरूरत क्या है? तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया था? इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, इंडिया पर शासन लाने के लिए। उसी के जरिए जो वायसराय है, जो भी यहाँ का ऑफिशियल्स है, वो सब अपॉइंट किए जाते थे। अब उसका काम ही नहीं था, क्योंकि इंडिया को आज़ाद कर रहा है, तो उसको एबोलिश कर दिया गया, और ये जो उसका फंक्शन था वो ट्रांसफर कर दिया गया क्या? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द कॉमनवेल्थ अफेयर्स। अब जो है उस जगह जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था उसको खत्म किया गया, और एक नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। किसके लिए? कॉमनवेल्थ अफेयर्स के लिए। इसने ब्रिटिश प्रोमोंसी को कोलैप्स कर दिया गया, लैप्स कर दिया गया, और जो भी इंडियन प्रिंसिपली स्टेट थे वो अपने हिसाब से काम कर सकते थे। मतलब कि आप ब्रिटिश के अंदर में वो काम नहीं करेंगे।
अपने हिसाब से जैसे हो काम कर सकते हैं। इसने गारंटी दिया इंडियन प्रिंसिपली स्टेट को कि आपकी इच्छा आप कैसे रहें, आप इंडिया के साथ रहें या पाकिस्तान के साथ रहें या आप अपने अलग रहें, इंडिपेंडेंट रहे, ये आप पर डिपेंड करता है। इसने और प्रोवाइड की कि जो 1935 का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो वो आप लागू कर सकते हैं अपने अपने प्रोविंस में, क्योंकि जब वो आज़ाद के थे उस समय तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार नहीं हुआ था। हमारा क्या, पाकिस्तान का भी नहीं हुआ था, कोई अदर स्टेट अगर बनना चाहता था उसका भी नहीं हुआ था। तो आप जब तक आप अपना कानून नहीं बना लेते हैं तब तक आप जो हमारा जो एक्ट है 1935 का एक्ट जो हम लाए थे वो आप चला सकते हैं। इसने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को और प्रोविंशियल जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया, डेजिग्नेटेड किया। और ये कैसे अपॉइंट करते थे, तो ये किया जाता था जो भी वहाँ कैबिनेट है, कोई भी देश का कैबिनेट है, इंडिया कैबिनेट हो या पाकिस्तान का कैबिनेट हो, वहाँ के एडवाइस पे अपॉइंट किया जाता था। इसने जो टाइटल है एम्पेरर ऑफ इंडिया, एम्पेरर ऑफ इंडिया का टाइटल विड्रॉ कर लिया, और जो भी रॉयल टाइटल था किंग ऑफ इंग्लैंड, ये सारा जो था, मतलब कि जो शासन चलता था वो किसके आधार पे चलता था, एम्पेरर ऑफ इंडिया या रॉयल टाइटल ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड के आधार पे चलता था। तो इसको मतलब टाइटल था इंडिया के लिए, तो ये सब को ड्रॉप कर लिया गया। इसने कंटिन्यू रखा, इसके तहत कंटिन्यू रखा गया सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का अपॉइंटमेंट और रिजर्वेशन, जो भी पोस्ट है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, स्टेट ऑफ इंडिया का, ये सारा लागू ही रखा, ये कंटिन्यू ही रखा गया था, इसको एबोलिश नहीं किया गया था। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो ख़त्म होता है। आप इसी तरह से पढ़ते रहें, इस वीडियो को रेट करें, रिव्यू करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।